नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं फिजिकल ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 7, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि कुल मिला के क्लाइमेटोलॉजी में 3 प्रकार के प्रमुख इंडिकेटर्स होते हैं। एक होता है टेम्परेचर, दूसरा होता है प्रेशर और तीसरा होता है ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर के बारे में हमने मोटी मोटी बातें जान ली हैं और आज की जो क्लास है, ऐसा मान लीजिए वी आर ऑलमोस्ट क्लोजिंग टू द एंड ऑफ द टेम्परेचर का टॉपिक, और इसके बाद टेम्परेचर में एक और छोटी सी क्लास आएगी एंड देन वी विल हैव फिनिश्ड द टॉपिक ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद दोस्तों हम लोग मूव कर पाएंगे प्रेशर के टॉपिक में, जिसमें कि हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज विंड्स ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, जिसमें हम बात करते हैं ट्रेड विंड्स वगैरह वगैरह की। वो सारी चीजें यहां पर कवर करी जाएंगी। राइट गाइस, सो आज की क्लास में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर के बारे में। अब ये क्या होता है? बेसिकली ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, हमने अभी तक टेम्परेचर को लेके कुछ कुछ बेसिक चीजों को समझ लिया है, लेकिन अब हमें यह समझना है कि मान लीजिए आपको धरती पर कहीं पर भी बताना पड़े कि इस लैटिट्यूड पे या फिर कॉन्टिनेंट के अंदर या फिर तट के पास टेम्परेचर किस प्रकार का होगा, तो आप क्या वो बता सकते हैं? वो सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग जो कि हम अभी तक लेकर आए हैं कि टेम्परेचर किस तरीके से बदलता है, किस तरीके से चेंज होता है, वो सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग आज हम अप्लाई करने वाले हैं इस चीज को समझने के लिए कि असल में ग्लोबली टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस चीज को गवर्न करते हैं। ये वाली क्लास मोस्टली ऐसा मान लीजिए पुराने सभी कॉन्सेप्ट्स को आपको रिवाइज करवा देगी कि जी हाँ, जो मैं पढ़कर आया था वो सारी की सारी चीजें यहां पर आज अप्लाई हो रही हैं। सो यस, यू विल बी एबल टू रियली अप्रिशिएट ऑल दोस प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स जब आप ये देखेंगे कि अगर आप दुनिया में कोई भी स्पॉट उठा लें, अगर आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप उस एरिया के टेम्परेचर के बारे में जानकारी जो है वो दे सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ज्योग्राफी गाइस, जो कि आज आपको इस लेक्चर में मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप लोग इस लेक्चर के नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। ऑल्सो यहां पर मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शेयर करी गई हैं, वहां पर भी जाकर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है तो। कुछ बच्चे जो टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं, वो इंस्टाग्राम या ट्विटर पर यूज करना चाहते हैं, तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं इस पर्टिकुलर हैंडल के माध्यम से। शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आप सभी दोस्तों के लिए एक नया ऑफर लेकर आई है, जिसमें कि अगर आप लोग 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, भले वो जीएस हो, भले वो कॉम्बो हो, भले वो आइकॉनिक हो, तो आपके लिए अब टेस्ट सीरीज का भी जो है प्रोविजन वो अवेलेबल करवा दिया गया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, टेस्ट सीरीज में आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की टेस्ट सीरीज का भी प्रोविजन अवेलेबल करवा दिया गया है। यानी कि अब आप अपनी नॉलेज को पढ़ने के साथ साथ टेस्ट भी कर पाएंगे। ये प्रीलिम्स में अप्रॉक्सीमेटली 50 टेस्ट होने वाले हैं और मेंस में अप्रॉक्सीमेटली 30 टेस्ट होने वाले हैं। तो यदि आप अभी भी सोच रहे थे स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट एक्टिंग, गो विद द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन और अपनी जर्नी को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से शुरू कीजिए एज सून एज पॉसिबल। इसके जो लेटेस्ट ऑफर्स हैं आपके सामने एक बार बता देता हूं। यहां पर अगर आप लोग 1 साल का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं दोस्तों, तो दैट इज प्राइमरीली 57,500 रुपीज, और इसके ऊपर भी आप लोग 10% का डिस्काउंट अवेलेबल करवा सकते हैं अगर आप लोग कोड यूज करते हैं ANIUPSC। दिस इज माई यूनिक रेफरल कोड। जैसे ही आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे, आई विल ऑल्सो गेट अ मेल रिगार्डिंग दैट, एंड साथ ही में मैं आपकी पर्सनल मेंटरिंग भी कर पाऊंगा। इतना ही नहीं, अगर आप लोग 2 साल का लेते हैं तो इसका प्राइस पड़ेगा 83,100, लेकिन इसके ऊपर भी आपको 10% का डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अगेन यूज आपको यही वाला कोड करना है, ANIUPSC। ये ऑफर कुछ ही दिन तक वैलिड है, तो जल्दी से जाएं और अपनी सब्सक्रिप्शन को परचेज कर लें। इसके अलावा दोस्तों, अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन के साथ आपको कई सारे फायदे मिल रहे हैं। आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा ही रहे हैं, साथ ही में जो दिल्ली की फैकल्टी है वो भी आपको यहाँ पे गाइड करेगी, और कई सारे एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि आपकी जर्नी में आपके साथ रहने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, अगर आप लोग मुझसे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी कोर्स चल रहा है प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसमें एनरोल करने के लिए भी आपको यही वाला कोड यूज करना है, ANIUPSC, और आप लोग को मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। कोई भी आपको कोर्स परचेज करना है फ्रॉम दी एंटायर अनअकैडमी ऐप, आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते हैं और आप लोग सीधा 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। राइट, सो देखिए, सबसे पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझ लीजिए कि व्हाई आर वी रीडिंग दिस टॉपिक ऑफ ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, कि क्यों हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्पेशली और टेम्पोरियली चेंज होता है। स्पेशली कहने का मतलब स्पेस के हिसाब से, स्पेस कहने का मतलब लोकेशन के हिसाब से। अगर मैं ये कहूं कि इंडिया में अगर बात करते हैं, क्या दिल्ली का टेम्परेचर और बैंगलोर का टेम्परेचर सेम होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इसको कहा जाता है स्पेशियल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। अगर मैं एक और बड़े लेवल में बात करूं, क्या दिल्ली का टेम्परेचर बराबर होगा मॉस्को के टेम्परेचर के साथ?
या फिर क्या मॉस्को का टेम्परेचर बराबर होगा न्यूयॉर्क के टेम्परेचर के साथ? जी नहीं, इसको कहा जाता है स्पेशियल वेरिएशन इन द टेम्परेचर। अगर हम यहां पे कहें टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहा जाता है? मान लीजिए हम बात कर रहे थे दिल्ली की, तो नई दिल्ली में जो टेम्परेचर सुबह होगा क्या वही टेम्परेचर दोपहर को या शाम को होगा? जी नहीं। सेम अगर बात कर लीजिए, हम बात करते हैं ब्राजील की, तो जो टेम्परेचर सुबह दोपहर शाम को होगा ऑब्वियसली अलग अलग होगा। इस चीज को कहा जाता है दोस्तों टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टाइम के हिसाब से जो टेम्परेचर वेरी कर रहा है। अब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स में हम इसको क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कुल मिला के नंबर वन थिंग, ये सारी की सारी जो वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर हैं ये आगे जाके डिटरमाइन करेंगी कि असल में जो अलग अलग तरह के मौसम आते हैं, अलग अलग तरह के जो क्लाइमेट्स आते हैं, अलग अलग तरह के वेजिटेशन जोन्स बनते हैं, किस तरीके से फॉर्म हुए हैं। अगर आप लोग आज टेम्परेचर को समझ जाते हैं, विच इज वन ऑफ द क्रूशियल कॉम्पोनेंट्स ऑफ द 3 इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, तो आप इन सभी चीजों को आगे जाकर समझ पाएंगे। इतना ही नहीं, आप ये भी यहां पे देखिए कि अगर हम टेम्परेचर को समझ जाते हैं तो आगे जाकर कई सारे ऐसे फिनोमेना हैं जो कि इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके साइक्लोन्स का फॉर्मेशन हुआ, फॉर एग्जांपल आपका जो हवाएं बहती हैं, जो विंड्स बहती हैं, उसकी फॉर्मेशन और उनका जो फ्लो है वो सारा का सारा दोस्तों कहीं ना कहीं टेम्परेचर के साथ ही संबंधित है। एंड दैट इज व्हाई अंडरस्टैंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये तो हमने जान लिया कि क्यों, अब जानते हैं कि कैसे, यानी कि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर किन किन फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है। देखिए आपके सामने मैंने कुल मिला के 7 फैक्टर्स को लिस्ट किया है और सारे के सारे फैक्टर्स को वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 फैक्टर यहां पे आता है लैटिट्यूड। ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अक्षांश के हिसाब से किस तरीके से जो टेम्परेचर बदलता है, बट फिर भी एक बार फिर से बात करेंगे। उसके बाद हाइट फ्रॉम सी लेवल या फिर एल्टीट्यूड, इसके बारे में चर्चा हमने करी थी एटमॉस्फेयर के चैप्टर में कि ट्रोपोस्फेयर में किस तरीके से जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हैं टेम्परेचर जो है वो कम होता रहता है। इसके बारे में फिर से ब्रीफली बात करेंगे। ये हम जो नई बात करने वाले हैं इस बार, वो ये है डिस्टेंस फ्रॉम द सी कोस्ट, यानी कि जितना आप तट से दूर जाते रहते हैं, जितना आप समुद्री तट से दूर जाते रहते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर में बदलाव आता रहता है। वो क्यों होता है वो बात करेंगे। देन नंबर 4 पे बात करेंगे नेचर ऑफ लैंड एंड वाटर। यहां पर डिस्कस करेंगे कि असल में अगर सेम लैटिट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं 20 डिग्री नॉर्थ की, अगर मैं 20 डिग्री नॉर्थ की बात कर रहा हूं तो वहां पर लैंड के ऊपर टेम्परेचर कैसा होगा, पानी के ऊपर टेम्परेचर कैसा होगा, इसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लैंड एंड वाटर। नंबर 5 पे आता है दोस्तों प्रिवेलिंग विंड्स। प्रिवेलिंग विंड्स यानी कि इवन दो हमने अभी विंड्स के टॉपिक को कवर नहीं किया है, बट फिर भी हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ये समझेंगे कि जो विंड्स चलती हैं क्या वो भी टेम्परेचर को बदलती हैं या फिर नहीं बदलती, दैट पॉइंट। एंड फाइनली ओशियानिक करंट्स। नाउ इवन दो हमने ओशियानिक करंट्स को भी कवर नहीं किया है, लेकिन इसके माध्यम से भी आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया भर में टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काफी बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये सारे के सारे फैक्टर्स वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 फैक्टर आपके सामने है लैटिट्यूड या फिर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इसमें दोस्तों सिंपल है, हम पहले भी बात करके आए थे कि रेवोल्यूशन एंड द टिल्ट ऑफ अर्थ ये बेसिकली डिटरमाइन करता है कि पोजीशन ऑफ मिड डे सन क्या होगा। हम पहले भी बात करके आए थे कि इक्वेटर के ऊपर आपका जो सन की किरणें हैं, जो सूर्य की किरणें हैं, वो ऑलमोस्ट वर्टिकल पड़ती हैं, और अगर वो वर्टिकल पड़ेंगी इसका मतलब वहां पर जो तापमान होगा वो ज्यादा होगा। अगर हम ये देखें तो वहां पर जो औसतन तापमान देखने को मिलता है इट इज अप्रोक्सीमेटली 27 डिग्री सेल्सियस। और जैसे जैसे हम जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते रहते हैं, जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो सूर्य की किरणें हैं वो वर्टिकल रहना कम हो जाती हैं। और क्योंकि वर्टिकल रहना कम हो जाती हैं, द क्वांटिटी ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड इज रिड्यूस्ड ग्रेजुअली विच लीड्स टू लो टेम्परेचर एट द पोल्स। आसान भाषा में कहूं, सिंगल वर्ड में कहूं तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सर लैटिट्यूड के हिसाब से जो टेम्परेचर है वो मोटा मोटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसे जैसे आपका लैटिट्यूड बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपका लैटिट्यूड बढ़ रहा है, टेम्परेचर जो है वैसे वैसे कम हो रहा है। आप यहां पर ये वाला डायग्राम पहले ही देख चुके हैं। ये वाला डायग्राम डिपिक्ट करता है कि जो अर्थ का टिल्ट ऑफ द अर्थ है, ये कहीं ना कहीं ये डिटरमाइन करता है कि सूर्य की किरणें कहां पर कितनी पड़ रही हैं। और हम ये वाला डायग्राम भी देखकर आ चुके हैं पहले ही चैप्टर में, जिसमें हमने देखा कि अगर सूर्य की किरणें वर्टिकल पड़ेंगी तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा होगी। अगर सूर्य की किरणें जो है टिल्टेड पड़ेंगी, यानी कि साइड से आके पड़ेंगी या फिर स्लांटिंग पड़ेंगी, तो उस केस में जो इसकी इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है।
इसी बेसिस पर पहले वाला फैक्टर काम करता है। अगर बात करूं दूसरे फैक्टर की, इसके बारे में बातचीत भी कर चुके हैं कि जैसे जैसे आप लोग ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाते रहते हैं, मान लीजिए ये आपका धरती का सरफेस है, ठीक है, दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, और यहां पर मान लीजिए मैंने ट्रोपोस्फेयर को बना दिया है, ठीक है, ये आपका ट्रोपोस्फेयर है, और इस पूरे के पूरे ट्रोपोस्फेयर में इसको मैंने क्या बोल दिया, ये मेरा ट्रोपोपॉज है, जहां पे ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रहा है। जैसे जैसे आप धरती के सरफेस से ऊपर जाएंगे, ठीक है, हम सभी जानते हैं, आप कभी पहाड़ों में चले जाइए, यू विल रियलाइज कि टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे फॉल कर रहा है। अगर आप एक मैदानी एरिया से निकलकर पहाड़ी एरिया में जा रहे हैं, इस पर्टिकुलर चीज को कहा जाता है नॉर्मल लैप्स रेट, और ये चीज जो है डिटरमाइन होती है एल्टीट्यूड के हिसाब से, या फिर अगर और थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो हाइट अबव द सी लेवल, यानी कि जितना आप ऊपर जाते रहेंगे सी लेवल के, वैसे वैसे आपका टेम्परेचर कम होता रहता है। इस टेम्परेचर का रेट क्या है? इस टेम्परेचर के कम होने का रेट दोस्तों 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है। इसका मैंने आपको पहले एक मैप भी, एक ग्राफ बना के दिखाया था, वो वाला ग्राफ भी दोबारा देख लेते हैं। ये वाला जो ग्राफ था, हमने कहा था कि टेम्परेचर और एल्टीट्यूड आपको इस तरीके से दिखाना है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इस पर्टिकुलर लाइन की जो आपकी स्लोप है, उसका स्लोप का वैल्यू होगा 6.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दिस इज हाउ आपका सेकेंड फैक्टर डिटरमाइन करता है कि टेम्परेचर किस तरीके से कम हो रहा है। अब यहां पे लेकिन आप एक चीज की तरफ ध्यान दीजिए, मैंने आपको यहां पर क्या बताया है कि व्हाट इज हैपनिंग, मैंने आपको ये नहीं बताया कि व्हाई इज इट हैपनिंग। इस व्हाई को समझने के लिए इस स्लाइड पे आ जाते हैं। देखिए, एल्टीट्यूड और हाइट अबव सी लेवल बेसिकली यहां पर बदलाव क्यों देखने को मिलता है। याद कीजिए, हमने ये वाले डायग्राम के बारे में डिस्कशन किया था। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि हीट ट्रांसफर के कुल मिला के 3 प्रोसेसेस होते हैं। पहला रेडिएशन है, दूसरा कंडक्शन है, और तीसरा कन्वेक्शन है, जिसके माध्यम से आपका पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो रहा है। ध्यान देना, मैंने वर्ड एटमॉस्फेयर इस्तेमाल किया है, धरती का सरफेस इस्तेमाल नहीं किया है। नाउ जब क्या होता है, सबसे पहले आपकी रेडिएशन की वजह से आपका धरती का सरफेस थोड़ा गर्म होना स्टार्ट हुआ। जब धरती का सरफेस गर्म होना स्टार्ट होगा तो कंडक्शन के माध्यम से वही वाला सरफेस अपने ऊपर की जो हवा है, अपने ऊपर की जो एयर है, उसको गर्म करना स्टार्ट करेगा। ये चीज हम पहले पढ़कर आ चुके हैं। ये आपका सरफेस है, ये आपका धरती के ऊपर का जो एयर का एक मास है, उसको ये गर्म कर रहा है। मान लीजिए कि धरती के सरफेस का टेम्परेचर, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो जो इसके ऊपर के एयर का टेम्परेचर होगा, मान लीजिए मैंने बोल दिया कि 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। अब जो इसके ऊपर का एयर का चंक होगा, उसका टेम्परेचर क्या वो 18 डिग्री होगा? जी नहीं, धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो यस, वी कैन से कि यहां पर अप्रोक्सीमेटली शायद 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर होगा। कहने का मतलब कि कंडक्शन की वजह से भी आपका टेम्परेचर धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं कम होता देखने को मिल रहा है। यस सर, बिल्कुल सही बात है। यहां पर देखिए वही बात लिखी हुई है, अर्थ सरफेस इज द मेन सोर्स ऑफ हीट फॉर द एटमॉस्फेयर। With increase in altitude, we move away from the source of heat itself. जैसे जैसे हमारा altitude बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम जो गर्मी का स्रोत है उससे भी दूर जा रहे हैं, इसीलिए आपका तापमान कम होने को देखने में मिल जाता है। इसके साथ हमने दूसरे फैक्टर को समझ लिया है। Coming to the third and the most important factor दोस्तों, uneven distribution of land and water. इसके बारे में पहले हमने बातचीत नहीं करी है, एक नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए क्या होता है, इसमें 2 चीजें आपको समझनी है। 2 चीजें यानी कि क्या, कि एक तो डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट, यानी कि जो हमने फैक्टर नंबर 3 की बात करी थी कि कितना आपकी जो दूरी तट से कितनी दूरी है, वो भी डिटरमाइन करती है कि टेम्परेचर का जो वैल्यू है वो कितना है। और दूसरा हम देखेंगे कि लैंड और वाटर किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं कि टेम्परेचर कितना होगा। अब देखिए, जो भी आपका मरीन एनवायरमेंट होता है, यानी कि जो भी समुद्री इलाका होता है, वहां पर टेम्परेचर की मिक्सिंग हमें ज्यादा देखने को मिलती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी समुद्री इलाके हैं, आप भारत का ही उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए कि हम पेनिनसुलर इंडिया की बात कर रहे हैं, मान लीजिए मुंबई की बात कर रहा हूं, मान लीजिए केरल की बात कर रहा हूं, या फिर चेन्नई की बात कर रहा हूं, या फिर विशाखापट्टनम की बात कर रहा हूं। इन सभी इलाकों में क्या है कि मिक्सिंग ऑफ टेम्परेचर आपको काफी ज्यादा देखने को मिलती है। यहां पर मिक्सिंग ऑफ टेम्परेचर इसीलिए होती है क्योंकि ये कोस्टल एरियाज हैं, और क्योंकि मिक्सिंग ऑफ टेम्परेचर हो रही है, कहने का मतलब जो डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा कम रहती है। अब यहां पर मिक्सिंग ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या है, मान लीजिए किसी टाइम पे टेम्परेचर, जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, वो सडनली बढ़ जाता है, 25 डिग्रीज हो गया, और किसी टाइम पे वो कम हो जाता है, 20 डिग्रीज हो गया, लेकिन ओवरऑल यहां पर आपको 22-23 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर देखने को मिल जाता है। लेकिन सबसे बड़ा कैच यहां पर क्या है,
जैसे जैसे आप इस पर्टिकुलर कोस्टल एनवायरनमेंट से दूर जाते रहते हैं वैसे वैसे आपका जो डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर है ये बढ़ता रहता है। अब ऑल्सो याद कीजिए मैंने आपको रेंज ऑफ टेम्परेचर में क्या समझाया था। रेंज ऑफ टेम्परेचर में मैंने आपसे केवल इतनी बात करी थी कि एक होता है मैक्सिमम टेम्परेचर और एक होता है मिनिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम माइनस मिनिमम टेम्परेचर का मतलब होता है रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जब तो आप होते हैं कोस्ट के पास, वहां पर मैक्सिमम कितना होगा दोस्तों, मैक्सिमम होगा लेट से 30। मिनिमम कितना होगा, मिनिमम होगा लेट से 20। तो आपका रेंज कितना होगा, आपका रेंज अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो गया। लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा सा अंदर आते रहते हैं, उदाहरण लीजिए नई दिल्ली का मैक्सिमम टेम्परेचर आजकल कितना है, नई दिल्ली का मैक्सिमम टेम्परेचर आजकल अप्रोक्सीमेटली 40 है, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर कितना है, मिनिमम अप्रोक्सीमेटली 25-26 के आसपास रहता है। यानी कि आपका रेंज जो है वो बढ़ चुका है। यानी कि जैसे जैसे आप सी कोस्ट से दूर आते रहते हैं वैसे वैसे आपका टेम्परेचर का रेंज बढ़ रहा है। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय डिस्टेंस फ्रॉम द सी कोस्ट। कहने का मतलब जितना ज्यादा आपका डिस्टेंस होगा सी कोस्ट से उतना ज्यादा आपका क्या होगा, रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये वाला आपको रिलेशनशिप समझ आया। द मोर द डिस्टेंस फ्रॉम द सी कोस्ट द मोर द रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसी के आधार पर हम आगे जाके दो तरह के क्लाइमेट्स को भी डिफाइन करते हैं। यहां पर अगर हम ये कह रहे हैं कि मिनिमम डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर है उसको कहा जाता है मरीन क्लाइमेट। अगर हम ये कह रहे हैं कि एक्सट्रीमली हाई डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर है उसको कहा जाता है कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। आसान है समझना। जो इलाके आपके तट के नजदीक हैं, ऑब्वियसली समुद्र के नजदीक हैं, तो उसको समुद्री क्लाइमेट के नाम से कहा गया है, और जो इलाके आपके तट से दूर हैं उसको कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट के नाम से यहां पर संबोधित किया गया है। क्या आपको ये बातें क्लियर हो रही हैं? अब देखिए हमने समझ लिया फैक्टर नंबर 3 क्या था। अब इसी बेसिस पे फैक्टर नंबर 4 को भी समझेंगे। ध्यान से सुनना। यहां पर मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट बोलने वाला हूं, लैंड masses आर हीटेड एंड कूल्ड रैपिडली एंड अप टू अ ग्रेटर डिग्री दैन द वाटर बॉडीज। क्या बोला स्टेटमेंट ने कि जो आपका लैंड मास होता है वो किसी वाटर बॉडी के संदर्भ में जल्दी ठंडा होता है और जल्दी गर्म भी होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों लैंड मास की यानी कि धरती की एज कंपेयर टू पानी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो थोड़ी सी कम होती है। पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। हम सबसे पहले तो एक लैटिट्यूड को फिक्स कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे बात कर ली है 20 डिग्री नॉर्थ के बारे में। अगर मैं 20 डिग्री नॉर्थ की बात कर रहा हूं तो दोस्तों उस पर्टिकुलर लैटिट्यूड के ऊपर जो आपका लैंड एरिया होगा उसकी हीटिंग भी जल्दी होगी और उसकी कूलिंग भी जल्दी होगी। यानी कि सुबह सुबह जब सूर्य एकदम वहां पे बहुत ज्यादा सूर्य की किरणें पड़ रही होंगी तो उसकी हीटिंग भी जल्दी होगी, और जैसे जैसे सूरज वहां पे ढलने लगेगा तो उसकी कूलिंग भी जल्दी होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि लैंड की स्पेसिफिक हीट जो है वो कम है, यानी कि जल्दी गर्मी लेता है, जल्दी गर्मी छोड़ देता है। लेकिन पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा है, यानी कि गर्मी धीरे धीरे पकड़ता है और गर्मी को धीरे धीरे छोड़ता है। यानी कि उसी पर्टिकुलर लैटिट्यूड के ऊपर आपको लैंड का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टाइम पे ज्यादा देखने को मिलेगा और उसी पर्टिकुलर लैटिट्यूड के ऊपर आपको लैंड का टेम्परेचर एक टाइम पे कम देखने को मिलेगा। टाइम के हिसाब की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी लैटिट्यूड को फिक्स किया था, मान लीजिए मैं टाइम को भी फिक्स कर देता हूं। लेट अस से आई एम सेइंग कि सुबह के 10 बजे हैं। सुबह के 10 बजे हैं यानी कि 10 AM का टाइम हुआ है। 10 AM के टाइम पे धरती का टेम्परेचर दोस्तों ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इस पर्टिकुलर वाटर का टेम्परेचर। अगर मैं बोल रहा हूं कि शाम के 8 बज चुके हैं तो शाम के 8 बजे धरती का टेम्परेचर दोस्तों ये कम हो जाएगा, लेकिन पानी का टेम्परेचर अभी ज्यादा होगा। समझ आई आपको ये बात? दिस इज एंटायरली रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और यही चीज आगे डिटरमाइन करती है दुनिया भर में कई सारी जो हवाएं चलती हैं जिनको कि हम कॉमनली सी ब्रीज या फिर विंड ब्रीज या फिर लैंड ब्रीज बोल देते हैं। ये सारी की सारी चीजें दोस्तों इसी चीज के ऊपर निर्भर करती हैं। इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको दूंगा आगे जाकर जब हम बात करेंगे अबाउट द विंड्स, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि ये वाला कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा काम आने वाला है। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, ये वाली चीज जिसको हमने कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कहा था, कुछ कुछ किताबें इसको कॉन्टिनेंटैलिटी भी बोल देती हैं, तो आपको ये वाला टर्म देख के घबराना नहीं है। इन केस ऐसा कोई टर्म आपके सामने आता है कॉन्टिनेंटैलिटी, तो आपको समझ जाना है कि बात हो रही है कि कॉन्टिनेंट के अंदर जो आपको ज्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलती है इसको कहा जाता है कॉन्टिनेंटैलिटी। क्लियर है? नाउ इसी बेसिस पे आपके दो एग्जांपल आपके सामने हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला एग्जांपल क्या है कि टेम्परेचर ऑफ चेन्नई इज मोर यूनिफॉर्म देन दैट ऑफ दिल्ली।
बिल्कुल सही, क्योंकि चेन्नई जो है ये बिल्कुल आपके तट के नजदीक है। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली आपका बिल्कुल एकदम कॉन्टिनेंट के अंदर जाके पड़ जाता है, दूर दूर तक नदी नहीं है, दूर दूर तक आपके यहाँ पर कोई समुद्र नहीं है। इसका मतलब टेम्परेचर दिल्ली का जो है वो ज्यादा एक्सट्रीम होने वाला है। इसका मतलब जो रेंज ऑफ टेम्परेचर आपको दिल्ली में देखने को मिलेगी वो ज्यादा देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू चेन्नई। यही एग्जाम्पल हमने पहले दिया था। सिमिलर एग्जाम्पल आप वर्ल्ड लेवल पर भी देख सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि दुनिया का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये देखिए एशिया है, दुनिया का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया है, राइट। इसको चलो हम एशिया की जगह यूरेशिया बोल देते हैं, क्योंकि इसमें यूरोप भी आ जाता है दोस्तों, और इसमें जो है ये एशिया भी आ जाता है। इसको कलेक्टिवली यूरेशिया कहा जाता है। अब आप ये देखिए कि इस पूरे के पूरे एरिया में, जो ये वाला एरिया है, इतना बड़ा एरिया है, दूर दूर तक कहीं पर भी समुद्र नहीं है, ठीक है। यहां पर भी काफी दूर है समुद्र, यहां पर भी काफी दूर है, यहां पर भी काफी दूर है। हाँ, यहां पर चलो कैस्पियन सी आ गया है, ठीक है, बट ओवरऑल समुद्र काफी दूर है, ऊपर भी समुद्र काफी दूर है। इसका मतलब यहां पर भी आपको बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिलेगा। जब सर्दी होगी तो बहुत सर्दी होगी, जब गर्मी होगी तो बहुत गर्मी होगी। इसका मतलब क्या है? द लोएस्ट मंथली टेम्परेचर अबव द कॉन्टिनेंटल सरफेस इन द विंटर सीजन इज ऑब्जर्व्ड इन यूरेशिया ड्यू टू द कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट। स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना कि विंटर सीजन की बात हो रही है। अब जब विंटर सीजन की बात हो रही है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर काफी कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो उसमें भी सबसे कम टेम्परेचर आपको दोस्तों इसी एरिया में देखने को मिलेगा, इस सेंट्रल वाले भाग में देखने को मिलेगा, एज कंपेयर टू द एरियाज जो कि तट के पास है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल वाले भाग में आपको कॉन्टिनेंटलिटी का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। क्या ये बात क्लियर हुई आपको? Now we have completed the fourth important thing, that is the distance from sea and coast and the uneven distribution of land and water. अब अगले फैक्टर की तरफ बढ़ जाते हैं, that is the prevailing winds, यानी कि वहां के एरिया में जो हवाएं चल रही हैं। अब ध्यान से सुनना, ये क्या कह रहा है? यहां पर कुल मिला के 3 कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने है कि लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड्स और फिर हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड्स वाली बहने वाली हवाएं। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। इस मैप को ध्यान से देखो। हमने अभी तक क्या अंडरस्टैंड कर लिया था? हमने अभी तक दोस्तों ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते रहते हैं, जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते रहते हैं, आपका टेम्परेचर जो है वो कम होता रहता है। इतनी बात हम जानते हैं। यानी कि लो लैटिट्यूड्स में आपका टेम्परेचर जो है ये हाई होता है और हायर लैटिट्यूड्स में आपका टेम्परेचर जो है ये लो होता है। अब मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के आधार पर मान लीजिए कोई भी आपकी विंड है जो कि लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ जा रही है। आई एम जस्ट एक बार रैंडमली हम एक बार ड्रॉ कर रहे हैं कि मान लीजिए लो लैटिट्यूड से कोई भी विंड हाई लैटिट्यूड की तरफ जा रही है, तो जो लो लैटिट्यूड वाली विंड होगी ये अपने आप में गर्म होगी और ये इस गर्मी को यहां से उठा करके यहां पे लेके जा रही है, यानी कि इस पर्टिकुलर पार्ट को भी ये वार्म कर देगी। क्लियर है ये बात? सिमिलरली अगर मैं ये कहूं कि कोई भी ऐसी विंड जो कि हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड की तरफ आ रही है, तो ये जो हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड की तरफ आ रही है ये अपने आप में ठंडी होगी और जब जिस इलाके में ये जाएगी वहां पर ये सर्दी को लेकर जाएगी। बिल्कुल सही बात है। बस इतनी सी ही बात यहां पे लिखी हुई है। द विंड्स विच आर ब्लोइंग फ्रॉम द लो लैटिट्यूड्स टू द हाई लैटिट्यूड्स रेज द टेम्परेचर ऑफ द रीजन, while the winds blowing from high latitudes to the low latitudes lower the temperature. Yes, अगर मैंने कहा ये कोल्ड यहां पे कर देगा यानी कि टेम्परेचर को लोअर कर देगा, अगर मैंने कहा ये वार्म यहां पे करेगा यानी कि टेम्परेचर को ये हाई कर देगा। यही तो बात यहां पे लिखी हुई है। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है। अब इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट भी आता है और ये आएगा बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ जो हम अभी पढ़कर आए हैं, द कॉन्टिनेंटलिटी एंड द मेरीन क्लाइमेट वाली बात को। जो विंड्स आपकी ब्लो करती हैं ओशियन से लेके कोस्टल लैंड की तरफ, वो मरीन इफेक्ट लेकर आती हैं, इसीलिए वहां के इलाके के टेम्परेचर को कम कर देती हैं। ये दोस्तों आपका है दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब इसी मैप में कुछ इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए कुछ विंड्स हैं जो कि मरीन एरिया से जा रही हैं कॉन्टिनेंट के अंदर, और कुछ विंड्स ऐसी हैं जो कि कॉन्टिनेंट से जा रही हैं मरीन एरिया के अंदर। मरीन एरिया का टेम्परेचर कैसा था? मरीन एरिया का रेंज ऑफ टेम्परेचर काफी ज्यादा कम था। जब यही वाली विंड्स कॉन्टिनेंट के अंदर जाएंगी तो इस एरिया के रेंज ऑफ टेम्परेचर को ये कम कर देंगी, और जब ये वाली विंड्स जिनका रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा था जब ये ब्लो करेंगी आपके मरीन एरिया में तो उल्टा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है।
यानी कि एक तो आपकी ऐसी वाली हवाएं जो कि लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड जाती हैं और हाई से लो आती हैं, ये भी डिटरमाइन करती हैं। कुछ ऐसी हवाएं जो कि ओशन से कोस्टल लैंड जाती हैं, ये भी डिटरमाइन करती हैं। और तीसरा आपका जो कॉन्सेप्ट आता है, कुछ ऐसी हवाएं भी होती हैं जो कि माउंटेन से वैली में आती हैं और वैली से माउंटेन में जाती हैं। तो दोस्तों जो हवाएं आपकी माउंटेन से आती हैं, फ्रॉम द हायर पार्ट्स ऑफ माउंटेन्स टू द लोअर पार्ट्स इन द वैलीज, स्वाभाविक सी बात है कि ऊपर से हवा ठंडी आएगी और नीचे जब हवा जाएगी वो ठंडी, तो वहां के इलाके में भी वो थोड़ी थोड़ी सर्दी कर देगी, यानी कि वहां के टेम्परेचर को कम कर देगी। ये आपका तीसरा कॉन्सेप्ट है। इस बेसिस पर हम ये समझ जाते हैं कि प्रिवेलिंग विंड्स एक काफी बड़ी भूमिका निभाते हैं व्हेनेवर इट कम्स टू द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, राइट। अब आप खुद सोचिए, मान लीजिए आपको किसी इंसान ने ये बता दिया कि मैं सो एंड सो लैटिट्यूड पर हूं, मैं सो एंड सो डिस्टेंस फ्रॉम द सी कोस्ट पर हूं, और मैं इस पर्टिकुलर एरिया में यहां पर पहाड़ है या फिर यहां पर पहाड़ नहीं है या फिर सो एंड सो कुछ भी उसने बता दिया। आप उस पर्टिकुलर एरिया का एक मोटा मोटा अंदाजा उसको दे सकेंगे कि जी हां, आपके यहां टेम्परेचर लगभग इतना होगा, क्योंकि आपने ज्योग्राफी पढ़ ली है, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। नाउ यू कैन वेरी इजीली टेल कि जी हां, उस एरिया का टेम्परेचर कितना होगा। कमिंग टू द फाइनल कॉन्सेप्ट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओशियानिक करंट्स। ओशियानिक करंट्स भी कहीं ना कहीं आपके टेम्परेचर को काफी बड़े रूप में निर्भर करवाते हैं, क्योंकि हमारे पूरे के पूरे प्लैनेट में बहुत ज्यादा इनका रोल रहता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे हमने कहा कि जो हवाएं लो लैटिट्यूड से जाती हैं हाई लैटिट्यूड्स की तरफ, वो काफी बड़े रूप में निर्भर करवाती हैं दोस्तों, उसी तरीके से ओशियानिक करंट्स भी इस पूरी की पूरी चीज को चलाते हैं। नाउ इवन दो मैंने अभी तक ओशियानिक करंट्स के टॉपिक को कवर नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपके साथ मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझा देता हूं। बेसिकली ओशियानिक करंट्स में क्या होता है, देखिए ये आपकी एक ओशन है, ठीक है, ये आपकी एक अटलांटिक ओशन है, राइट। क्या ये बात सही है? ये आपकी अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन में फ्लो कैसे होता है, इक्वेटर पे जो आपका ये वाला साइड है और जो ये वाला साइड है, सबसे पहला करंट जाता है इस तरीके से, ठीक है, सबसे पहला करंट जाता है इस तरीके से। अब ये कहां से कहां गया है, ये दोस्तों अफ्रीका का वेस्टर्न मार्जिन था, साउथ अमेरिका का ईस्टर्न मार्जिन था, वेस्ट से ईस्ट गया है। अब ध्यान से देखना, ये वाला जो पानी है ऑब्वियसली जो इक्वेटर के पास फ्लो कर रहा है, पानी का तापमान ज्यादा होगा, बिल्कुल सही बात है। जब ये वाला पानी ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो ये वाला पानी गर्म था तो अपने साथ अपनी गर्मी को साथ लेकर जाएगा। इसका मतलब जो नॉर्थ अमेरिका की ईस्टर्न मार्जिन है ये गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज यहां पर गर्म पानी आ रहा था, बिल्कुल सही बात है। अब यही वाला पानी ऊपर जाता रहता है, यही वाला पानी ऊपर जाता रहता है, जाते जाते ये कहां पहुंच जाता है, आर्कटिक ओशन पहुंच जाता है। अब आर्कटिक ओशन में जब पहुंच जाएगा तो पानी का टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। अब दोस्तों जब ये वाला पानी वापस आएगा तो पानी ठंडा होकर वापस आएगा, और जब ये पानी ठंडा होकर वापस आता है तो ये, अब ध्यान से देखना कि वेस्टर्न मार्जिन ऑफ यूरोप को इसने थोड़ा ठंडा कर दिया है, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ यूरोप को इसने थोड़ा ठंडा कर दिया है। यही बातें यहां पर आपको समझनी है कि ओशियानिक करंट्स इस तरीके से टेम्परेचर को डिटरमाइन करवाने में हेल्प करवाते हैं। यही बात यहां पे लिखी हुई है, द वार्म ओशियानिक करंट्स which are flowing from the tropical areas to the temperate areas and the cold zones raise the temperature in the affected areas। यहां पर क्या किया था, ईस्टर्न मार्जिन का टेम्परेचर दोस्तों इसके द्वारा रेज किया गया था, वेस्टर्न मार्जिन का टेम्परेचर दोस्तों इसके द्वारा कम किया गया था। In fact, ocean currents moving from one place to another equalize the temperature, यानी कि ये टेम्परेचर को डिटरमाइन भी करवाते हैं और कहीं ना कहीं टेम्परेचर को इक्वलाइज भी करवाते हैं। इसी बेसिस पे ये वाला स्टेटमेंट दिया गया है, ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म ओशियानिक करंट्स। ये देखिए ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट था ये वाला, और यहां पर वार्म ओशियानिक करंट्स जा रहे थे, है कि नहीं, वार्म ओशियानिक करंट्स। और जो वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स है, इट इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ कोल्ड ओशियानिक करंट्स। बिल्कुल सही, वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट के पास में आपका कोल्ड ओशियानिक करंट आ रहा था, इसीलिए दोनों का टेम्परेचर जो है वो अलग अलग होता है। इनफैक्ट यहां पर हम ये भी चीज को डिड्यूस कर सकते हैं कि अगर हम एक गिवन लैटिट्यूड को ले लेंगे, एक गिवन लैटिट्यूड के ऊपर दोस्तों ईस्ट कोस्ट जनरली गर्म होता है, वेस्ट कोस्ट जनरली ठंडा होता है। ये सारी की सारी चीजें आपकी डिटरमाइन कैसे हुई हैं, ओशियानिक करंट्स की वजह। और इसी के साथ दोस्तों हमने 6 के 6 फैक्टर्स को समझ लिया है जो कि डिटरमाइन करवाते हैं कि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर किस तरीके से होगा। एक और फैक्टर मैं आपके साथ कवर करना चाहता हूं, हालांकि इस फैक्टर का बहुत बड़ा रोल नहीं होता, बट फिर भी बात करनी इंपॉर्टेंट है। ये वाला फैक्टर है दोस्तों क्लाउड्स और रेनफॉल का।
अब देखिए, हमने एल्बिडो या फिर हीट बजट वाले टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि क्लाउड्स का जो रिफ्लेक्टिविटी है ये काफी ज्यादा होता है, यानी कि जितनी भी रेडिएशन इसके ऊपर सूर्य की तरफ से आ रही है, क्लाउड्स उसमें से मैक्सिमम को वापस भेज देते हैं। यानी कि जब भी किसी इलाके में मान लीजिए बहुत सारे आपको बादल देखने को मिलते हैं, इसका मतलब वहां का टेम्परेचर कम होने वाला है। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए जितने ज्यादा क्लाउड्स होंगे उतना ज्यादा आपका जो है रेडिएशन वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, उतना ज्यादा वहां पर आपको टेम्परेचर कम देखने को मिल जाता है। सिमिलरली अगर बात करते हैं रेनफॉल की, तो रेनफॉल तो आपको वैसे ही मालूम होगा कि जैसे ही रेनफॉल आती है, भले कैसा भी इलाका क्यों ना हो, आपका टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस होना ही होना है। और इसीलिए ऐसे इलाके जहां पर आपको बादल और रेनफॉल ज्यादा देखने को मिलता है, उस केस में आपका ज्यादा टेम्परेचर हाई कभी होता ही नहीं है। रीजन्स वेयर इट रेन्स मोर ऑन एन एवरेज डू नॉट एक्सपीरियंस दी हाई टेम्परेचर। और इसी बेसिस पर हम एक और चीज को डिड्यूस कर सकते हैं कि इक्वेटोरियल इलाके जो होते हैं वहां पर आपको टेम्परेचर हमेशा ही कम देखने को मिलता है एज कंपेयर टू द डेजर्ट एरियाज। अब ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है समझनी, ध्यान से समझो इसी पर्टिकुलर मैप को। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं, यहां पे इंडिया का थार का डेजर्ट है। बिल्कुल सही बात है। आप मुझे बताइए, थार डेजर्ट का जो फिलहाल टेम्परेचर है वो ज्यादा कम होगा, वो ज्यादा होगा, या फिर जो ये वाला इलाका है इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा? हमने पहले पढ़ा कि जैसे जैसे आपका जो लैटिट्यूड का एरिया है, ठीक है, अब लैटिट्यूड के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो इस पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होना चाहिए, यानी कि चेन्नई के आसपास के इलाकों का टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू थार डेजर्ट। लेकिन दोस्तों, थार डेजर्ट में क्या है, कोई बारिश नहीं आती। थार डेजर्ट में क्या है, कोई बादल नहीं आते। इसीलिए वहां पर जो टेम्परेचर है, वहां पर जो आपका टेम्परेचर है वो आपको और ज्यादा देखने को मिल जाता है। चेन्नई में एटलीस्ट थोड़े बहुत बादल, थोड़ी बहुत बारिश आपको देखने को मिल जाती है। अब चेन्नई कौन सा इलाका है? चेन्नई दोस्तों इक्वेटोरियल एरिया है, लेकिन जो थार डेजर्ट का इलाका था ये एक डेजर्ट एरिया है। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि टेम्परेचर इन इक्वेटोरियल एरियाज इज लेसर देन द डेजर्ट्स एरियाज। दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अब हमने यहां पर समझ लिया है। इसी के साथ दोस्तों हमने सारे के सारे फैक्टर्स को समझ लिया है। क्लास को यहां पे समाप्त करता हूं। जाते जाते आपके लिए एक क्वेश्चन देना चाहता हूं जो कि यूपीएससी के द्वारा 2013 में पूछा गया था बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। इसका जवाब आपको हमें बताना है कमेंट सेक्शन में। विद दैट आई टेक योर लीव। डू नॉट फॉरगेट टू एनरोल इन द कॉम्बैट। यदि आप लोग स्कॉलरशिप जीतना चाहते हैं, और हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, वहां पर भी आप जाके एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।